अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अतर काज़मी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम बरतानवी अखबारात का जायजा, जो हर हफ्ते लंदन से लेकर हम आपके लिए हाजिर होते हैं। प्रोग्राम में हम बरतानवी अखबारात और बरतानिया में पढ़े जाने वाली दीगर अखबारात में शाये होने वाली अहम खबरों का जायजा लेते हैं। और नाज़रीन, इस हफ्ते जो हमने टॉपिक चूज किए हैं वो एक टॉपिक पाकिस्तान में 21वीं आईनी तरमीम के हवाले से है, हमारा दूसरा टॉपिक नॉर्थ कोरिया पे मजीद पाबंदियों के हवाले से है, और हमारा तीसरा टॉपिक जो है वो फलस्तीन की जो दरख्वास्त उसने दी थी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की रुकनीत हासिल करने के लिए, उस हवाले से है। और इन तमाम अहम मौजूद पे गुफ्तगू करने के लिए आज हमने स्टूडियो में दावत दी है जनाब मुश्ताक लाशारी साहब को। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं सर आप? इस तरह कहते हैं सर, पहले खबर पे नजर डाल लेते हैं, फिर इंशाल्लाह गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। जरूर। रोजनामा डॉन ने रिपोर्ट किया कि पार्लियामेंट ने 21वीं आईनी तरमीम और आर्मी एक्ट में तरमीम मंजूर कर ली है। अखबार के मुताबिक तरमीम की मुखालफत में कोई वोट नहीं डाला गया, मगर जमात इस्लामी और जमीयत उलमा इस्लाम फजल रहमान ग्रुप ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। डॉन ने लिखा है कि बिल की मंजूरी के बाद ऐवान से वज़ीर आज़म और हिज़्ब इख्तिलाफ के लीडर खुर्शीद शाह साहब ने भी खिताब किया, और इसके अलावा अखबार ने उनकी तकारीर की तफसीलात भी लिखी हैं। रोजनामा दुनिया ने भी इस खबर को रिपोर्ट किया है। अखबार ने लिखा है कि 21वीं आईनी तरमीम और आर्मी एक्ट में तरमीम मुतफ़क्का तौर पर मंजूर। दुनिया ने लिखा है कि तरमीम के लिए बिल वफाकी वजीर कानून परवेज रशीद ने ईवान में पेश किया। तहरीक इंसाफ ईवान में मौजूद नहीं थी। इसके अलावा अवामी मुस्लिम लीग के सरबरा जनाब शेख रशीद ने भी वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। ईवान में बहस के दौरान बताया गया कि नए कानून के तहत सिर्फ मजहबी दहशतगर्दों को ही टारगेट किया जाएगा। द न्यूज ने नए कानून की मंजूरी के लिए वोटिंग से पहले जो हुकूमत और मौलाना फजल रहमान के बीच में जो गुफ्तगू हो रही थी, उस सिलसिले में लिखा है कि मौलाना फजल रहमान को कायल करने की हुकूमत ने पूरी कोशिश की, पर फिर भी उन्होंने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। अखबार ने लिखा है कि ईवान के इजलास से पहले वज़ीर आज़म ने मेंबरान को नाश्ते पर बुलाया था और वहां पर उनसे दरखास्त की थी कि तमाम लोग इस तरमीम के हक में वोट दें। जंग के मुताबिक कोई सियासी रहनुमा नहीं चाहता कि मुल्क में फौजी अदालतें बने। अखबार लिखता है कि आसमा जहांगीर समेत दीगर कानूनी और सियासी शख्सियत का कहना है कि फौजी अदालतों का क़याम आइन से मुतसादिम है और फौजी अदालतें इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं कर सकती। इन अदालतों का क़याम हमारे अदालती निज़ाम पर सवालिया निशान है। साने पेशावर की आड़ में अदालती निज़ाम के खिलाफ साजिशें नहीं होने देंगे। जी, ये कहना है कानूनी माहिरीन का। और ये तरमीम मंजूर होने से एक दिन पहले मौलाना फजल रहमान ने आखिरी मौके पर इसके हक में वोट डालने से इनकार कर दिया था, जिसकी वजह से वोटिंग एक दिन के लिए मौखर हो गई थी। एक्सप्रेस ने लिखा है कि वफाकी वजीर दाखिला जनाब चौधरी निसार का कहना है कि फौजी अदालतें जमहूरियत से मुतसादिम हैं, मगर वक्त की जरूरत है कि दहशतगर्दी से निपटने के लिए गैर मामूली इकदाम उठाए जाएं। इस तनाजुर में, इस हालात के तनाजुर में ये अदालतें जरूरी हैं। जी, वजीर दाखिला का कहना है। जी लाशारी साहब, हम देखते हैं कि 21वीं तरमीम मंजूर होगी, आर्मी एक्ट में जो है तरमीम भी मंजूर होगी, पर उसके बाद मुल्क में आप जैसे दानिश्वर ने एक नई बहस छोड़ दी कि ये अदालतें कितनी मौसर हैं, ये बननी चाहिए थी या नहीं बननी चाहिए थी। ये बहस पहले नहीं होनी चाहिए थी, अब दोबारा ये इस बहस को इस वक्त छेड़ने का क्या मकसद है? पाकिस्तान एक ऐसी सिचुएशन से गुजर रहा है कि वहां कभी किसी मसले पे ओपन डिबेट उस मसले को हल करने से या उसकी तरफ हल की तरफ पेश करने से पहले नहीं होती। हमेशा हम इमरजेंसी में होते हैं, हमेशा हम चैलेंजिंग सिचुएशन में होते हैं, हमेशा हम नाजुक दौर से गुजर रहे होते हैं। तारीखी तौर पे आप देख लें, आज भी यही हुआ है कि जब ये तरमीम की इब्तदा हुई तो वो एक इंसिडेंट से हुई, जो पेशावर का वाक़या है जिसमें 146 जानें ज़ाया हुई, और मैं समझता हूँ कि वो बहुत बड़ा इंसिडेंट है। लेकिन इससे पहले भी कई इंसिडेंट हुए, लेकिन वजह यह थी कि उस वक्त फौज के जो लीडर थे वो इस चीज पे तैयार नहीं थे कि ऑपरेशन होना चाहिए। अब फौज की लीडरशिप पिछले एक साल से जो नई आई है, तब्दील हुई है, कोर कमांडर में तब्दीली आई है, उन्होंने ये तय किया है विद अदर इंटरनेशनल फोर्सेस मिलके कि अब ये जो
टेररिज्म है इसको हमने कंट्रोल करना है, चूंकि ये उस सतह पे पहुंच गया है मजहबी टेररिज्म। चूंकि पाकिस्तान के अंदर दूसरे जो एक्टिविटीज हो रही हैं बलूचिस्तान में, सिंध में, दीगर इलाकों में, मजहबी जमातों ने उनको भी बीच में लाने की कोशिश की। इसी वजह से दो मजहबी जमातों, जमात इस्लामी और फजलुर रहमान ने नहीं दिया, चूंकि ये टारगेटेड एक्शन है अगेंस्ट मजहबी दहशतगर्दी जो मुल्क के अंदर है और मुल्क से बाहर से भी हो रही है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि ये अनप्रेसिडेंटेड अमेंडमेंट है। कभी ऐसा हुआ नहीं कि डेमोक्रेसी के अंदर जहां जुडिशियल सिस्टम काम कर रहा हो वहां आप फौजी अदालतें कायम करें और सिविलियन अरेस्ट करके और हुकूमत रिकमेंड करे कि ये मुकदमात फौजी, चूंकि फौजी अदालत इसमें आप देखें हुकूमत के लिए भी तो मुश्किलात है ना, अदालतों ने भी तो डिलीवर नहीं किया, हुकूमत और क्या करे। जज डरते हैं, जज फैसले, एक भी दहशतगर्द को इन अदालतों ने कन्विक्ट नहीं किया। तो हुकूमत को हम क्रिटिसाइज तो कर सकते हैं कि जी उन्होंने फौजी अदालतें कायम की, पर उनके पास ऑप्शन क्या है? और बिल्कुल कोई नहीं थी, और इसीलिए मैंने अर्ज किया कि ये फौजी लेड ऑपरेशन है और ये फौजी लेड पॉलिसी है और ये फौज इसको लीड कर रही है, सिविलियन नहीं। खुदा करके कुफर तो टूटा ना। हाँ, वो बिल्कुल अपनी जगह पे, हम जैसे लोग तो इस पे खुश हैं कि कम से कम मजहबी दहशत गर्दी, चूंकि हमारे जैसे लोगों का जीना हराम था। सलमान तहसीर को मर्डर किया गया, मैं ये लफ्ज हजारों लोगों को टारगेटेड किलिंग हुई, हर आए दिन वहां पे भट्टा मजदूर उसकी बीवी को मॉब फैसले होने लगे थे। सो पहली बात तो यह कि अनप्रेसिडेंटेड है, लेकिन इसमें आप एक बात ना भूलें कि तमाम जुडिशरी को इसमें एक साइड में रख दिया गया और फौजी अदालतें कायम कर दी गई हैं। लेकिन उसके बावजूद ये जो डिबेट और ये जो प्रेशर पड़ा है उसकी वजह से अब आप देखें कि इसके खिलाफ अपील का हक दे दिया गया है। मुझे नहीं पता कि अपील का हक किस लेवल पे दिया गया है और या उसकी क्या तमाम ब्रीकियां हैं, वो हमें बाद में पता चलेगा। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि इसमें इंसाफ के तकाजे जो हैं वो पूरे नहीं होंगे। लेकिन हमारे प्रॉब्लम यह है कि जो जुडिशरी है वो इंसाफ के तकाजे पहले ही पूरे नहीं करती। हमारे यहाँ तो हजारों लोग, मतलब गुज़िश्ता 4-5 साल में ही तकरीबन 20-25 हजार लोग मारे जा चुके हैं। तो ये सब चीजें वारंट करती थी कि कोई इस तरह के इकदाम हुकूमत उठाए। लेकिन जो वकील हैं, जो जुडिशरी से मुंसलिक लोग हैं, उनकी अपनी मजबूरी भी है कि इसके बावजूद कि वो जानते हैं कि हम फेल हुए हैं और हम डिलीवर नहीं कर रहे, लेकिन ये चीज मानने के लिए तैयार नहीं है। अगर वो ये मान जाएं तो फिर शायद ये मुतफिका। और प्लस ये भी होता है कि कुछ लोग इसमें लीवे भी रख रहे हैं कि कल को अगर ये फेल होती और कामयाब नहीं होती तो हमारे पास ये मौका हो कि हमने तो उस वक्त मुखालफत की थी। दहशतगर्दी किस हद तक बढ़ गई, हमारे पास टाइम की कमी है, इस वजह से हम वो टॉपिक इंक्लूड नहीं कर सके जो फ्रांस में हुआ इस हफ्ते। वो भी आपने देखा, वो भी इसी सोच के जो मालिक थे लोग, जो इस सोच पाकिस्तान में जो लोगों को कत्लेआम करे, उसी सोच के बंदे ने जाके जिस तरह फ्रांस में कत्लेआम किया, उसके बारे में आप कहेंगे। और एक और इस बारे में जो स्पेसिफिकली मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि ये वही लोग हैं जिन्होंने फ्रांस में कत्लेआम किया जो फ्रांस के हीरो हैं सीरिया में, जिनको सीरिया में ये लोग फ्रीडम फाइटर्स कहते हैं। इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए जी, मैं तो कई दफा ये कह चुका हूं और फिर मैं बड़ा मुख्तसर से आपको बताऊं कि तारीखी तौर पर अगर आप देखें तो ये तमाम वो लोग हैं जिनको वेस्ट ने तैयार किया, हार्बर किया, फाइनेंस किया और उनको असला दिया। फौज, हमारी पाकिस्तान की फौज इनको तैयार करने वालों में है। हमारी ISI जो है इनको तैयार करने वाले, अफगान मुजाहिदीन के नाम पे, जिहाद के नाम पे, कम्युनिज्म के खिलाफ, इथियस्ट के खिलाफ। आप जब एक लगा देते हैं पौधा तो फिर उस पौधे ने बढ़ना है, उसकी आप यारी कर रहे हैं आप, तो उसने बढ़ना है और उसकी फिर शाखें कहीं ना कहीं जाकर तो निकलेंगी। वो कल फ्रांस में निकली हैं, परसों हो सकता है ये फ्रांस की हुकूमत जो इनको ट्रेन कर रही थी और जिनको असला फराम कर रही है और जिनको सपोर्ट कर रही है सीरिया में, ये वही लोग हैं जिन्होंने जो है उसी सोच के लोग हैं। 60s, 70s, 80s में ब्रिटिश यूनिवर्सिटी, वेस्टर्न यूनिवर्सिटीज के अंदर अबू बकर, वो बाकरी जो थे, बाकर क्या, बगदादी और इन सब के जो पैरोकार थे उनको यहाँ अलाउ किया गया था यूनिवर्सिटियों में स्टूडेंट को ट्रेंड करें, हार्बर करें और उनको रिक्रूट करके भेजें अफगानिस्तान में और दीगर इलाकों में। तो आज वही लोग इनके सामने इनको अटैक कर रहे हैं। इनको नहीं चाहिए था कि ये पिछले 40 साल के उनको तैयार करें, लेकिन अब इनको 40 साल और लगेंगे उनको क्लियर करने में। और मैं ये समझता हूँ कि ये जो माइंड सेट है इतना डेंजरस है कि शायद इसको क्लियर करने के लिए इनको बहुत लंबा पीरियड लगेगा। ये आजकल की बात नहीं, और इस तरह के इंसिडेंट होंगे तो उससे हम
लोग जो इस्लाम मुंसलिक या माइग्रेंट हैं या मुसलमान हैं या मुसलमान के घर में पैदा हुए हैं, हमें मुश्किलात का यूरोप में हमारे लिए मुश्किलात पैदा होंगी। नाज़रीन, अपने अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं जो शुमाली कोरिया से मुतालिक है। देखते हैं अखबारात क्या लिख रहे हैं, फिर लाशारी साहब का तबसरा लेंगे उस पर। दुनिया ने रिपोर्ट किया है कि अमेरिका ने साइबर हमले के खिलाफ शुमाली कोरिया पर नई पाबंदियां लगा दी। अमेरिकी इंतजामिया का कहना है कि पाबंदियां इश्तिआल अंगेज और गैर मुस्तहकम कुन इकदाम के जवाब में लगाई गई हैं। नई पाबंदियां शुमाली कोरिया की खुफिया तंजीम, असले की तजारत की मरकजी कंपनी और दिफाई रिसर्च कंपनी पर लगाई गई हैं। याद रहे कि अमेरिका ने पहले ही शुमाली कोरिया के जौहरी प्रोग्राम की वजह से उस पर काफी पाबंदियां लगाई हुई हैं। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा है कि शुमाली कोरिया पर मज़ीद पाबंदियां लगा दी गई हैं। अखबार के मुताबिक अमरीकी हुकूमत समझती है कि शुमाली कोरिया फिल्म बनाने वाली कंपनी सोनी पिक्चर्स की डेटा हैकिंग में मुलविस थी। अखबार के मुताबिक ये पाबंदियां कुछ कंपनियों के अलावा शुमाली कोरिया की हुकूमत में शामिल चंद अहम शख्सियात के खिलाफ भी लगाई गई हैं। इसके अलावा अखबार ने लिखा है कि हाल ही में शुमाली कोरिया पर साइबर हमला हुआ था और उसमें अमरीका के मुलविस होने का भी शक है। जी, यूएस टुडे की खबर है कि शुमाली कोरिया ने अमेरिका की जानिब से नई पाबंदियां लगाने पर शदीद गम और गुस्सा का इजहार किया है। शुमाली कोरिया की हुकूमत के तर्जमान ने एक बयान में कहा है कि उनकी हुकूमत सोनी पिक्चर्स पर होने वाले साइबर हमले में मुलविस नहीं थी। याद रहे कि सोनी पिक्चर्स ने शुमाली कोरिया के सरबराह के बारे में एक हद तक आमेज फिल्म बनाई थी जिसका नाम इंटरव्यू था और इस फिल्म पे शुमाली कोरिया ने काफी एहतजाज किया था और अपने मुल्क में उसकी नुमाइश पे पाबंदी भी लगाई थी। बरतानवी अखबार डेली मेल ने भी इस खबर को कवर किया। अखबार के मुताबिक शुमाली कोरिया का कहना है कि ये पाबंदियां उसको कमजोर नहीं कर सकती। इसके साथ अखबार ने लिखा है कि अमरीकी हुकूमत का मानना है कि सोनी पर साइबर हमला शुमाली कोरिया ने ही किया था, मगर दूसरी जानिब शुमाली कोरिया ने इसमें किसी किस्म की शमूलियत से इनकार किया था। याद रहे कि हमले के वक्त शुमाली कोरिया ने उस हमले की तारीफ की थी, उसमें मुलव्वस होने से तो इनकार किया था पर उसकी तारीफ की थी और उसको एक साल इकदाम करार दिया था। रोजनामा गार्डियन ने भी इस खबर को तफसील से कवर किया है। अखबार के मुताबिक शुमाली कोरिया ने इस साइबर हमले में मुलव्वस होने से न सिर्फ इनकार किया था बल्कि उसने अमेरिका को ऑफर की थी कि दोनों ममालिक सोनी पिक्चर्स पर होने वाले हमले की मिलकर तहकीकात करें ताकि ये पता चल सके कि इस हमले के पीछे कौन था। दूसरी जानिब अमेरिकी हुकूमत का कहना है कि शुमाली कोरिया को अब जवाबी हमलों के लिए तैयार रहना चाहिए। जी लाशारी साहब, ये सारा एक फिल्म से एक चक्कर शुरू हुआ, इसको जिसे कहते हैं ना ब्लोन आउट ऑफ प्रोपोर्शन, मतलब कि चाय की प्याली में तूफान क्रिएट करने की अमेरिका कोशिश नहीं कर रहा है यहाँ पे। बिल्कुल सही बात है। असल में होता ये है कि अमेरिका जब कभी एक जगह पे अपने आप को इंगेज कर लेता है, जैसे अभी वो अफगानिस्तान में इंगेज था, इराक में इंगेज था, मिडल ईस्ट में इंगेज था, तो दुनिया के बहुत सारे ममालिक में प्रोग्रेसिव गवर्नमेंटें आ जाती हैं। आज आप लैटिन अमेरिका में देखें कि पूरी प्रोग्रेसिव गवर्नमेंट्स हैं और वो भी एक अमेरिका के लिए चैलेंज बना हुआ है, चूंकि अमेरिका जो है यूनिपोलर वर्ल्ड के बाद यानी यूएसएसआर के फाल के बाद, आल्दो अब रशिया दोबारा मर्ज कर रहा है, चाइना मर्ज कर रहा है, ब्राजील और कई दूसरे मुल्क मर्ज कर रहे हैं, इवन ईरान एज ए इंडिपेंडेंट स्टेट के तौर पे मर्ज कर रहा है। लेकिन अमेरिका की ये ख्वाहिश थी कि वो जो पुरानी पॉलिसी थी उनकी डिवाइड एंड रूल को, उसको अब वो लोगों को महकूम बनाने की कोशिश करते हैं, इकोनॉमिकली उनको बहुत वीक करके, पॉलिटिकली सोशली उनको आइसोलेट करके। तो ये जो एक्चुअली नॉर्थ कोरिया के खिलाफ एक अमल है, इसमें अमेरिका ब्रॉडर बेस पे एक मैसेज देना चाहते हैं दुनिया उन ममालिक को जिनसे उनको खतरा है कि ये कल को उनको चैलेंज करेंगे, जिसमें चीन है, रशिया है, मैंने ब्राजील का नाम लिया, इंडिया है, और वो उनको ये बताना चाहते हैं कि देखें जी हम मोतबर हैं दुनिया के। और उसका वजह यह है कि उन्होंने उसको टारगेट किया हो। नंबर 2, आप अगर देखें तो कोरिया 2 हिस्सों में, एक साउथ कोरिया, एक नॉर्थ कोरिया, और साउथ कोरिया में हजारों की तादाद में अमेरिकन पिछले
कई डिकेड से अमेरिकी बैठे फौजी हुए बैठे हुए हैं हैं। और फाइनेंशियली वहां से बेनिफिट उठा रहे हैं। तो एक तो ये डिवाइड एंड रूल वाला जो और कॉन्सेप्ट दूसरे है, इसमें जो यूनिपोलर वर्ल्ड है, जो अपने आप को सिंगल चौधरी समझता है अमेरिका, उसकी ये सोच भी है कि मेरा जो दिल है मैं कर दूं, मैं जिस पे पाबंदियां लगा दूं, जो मर्जी कर। बिल्कुल कर दो। और ये एक सिग्नल भी भेजना है, एक तो डिवाइड एंड रूल के साउथ कोरिया अगर और नॉर्थ कोरिया के हालात आपस में न्यूट्रलाइज हो जाते हैं और उनमें टेंशन नहीं रहती, तो फिर अमेरिकन की वहां क्या जरूरत है। इसलिए कि वो इस टेंशन और स्टेबिलिटी को कायम रखना चाहते हैं, इसीलिए उन्होंने नॉर्थ कोरिया को टारगेट किया हुआ। हालांकि नॉर्थ कोरिया जो है उसकी इकोनॉमी, उसकी जो फॉरेन पॉलिसी है वो बहुत लिमिटेड है, बहुत गुर्बत है वहां पे। मैंने विजिट किया है तो मैं जानता हूं, जो एक अच्छा डेवलप्ड कंट्री थी 60s में, आज वो बहुत ही अनडेवलप होगी चूंकि सैंक्शन की वजह से। आप ये देखें कि कोरिया अकेला नहीं है, क्यूबा को आप देख लें, वेनेजुएला को देख लें, आप ईरान को देख लें, ऐसी कई मिसालें हैं। चूंकि यूनाइटेड नेशन को उसका जो असल रोल है वो करने नहीं दिया जा रहा। अमेरिका ने उसको इस तरह इकोनॉमिकली अपनी थंब के नीचे रखा हुआ है कि कोई भी ऐसा इशू जो कि यूनाइटेड नेशन के प्लेटफॉर्म पे होना चाहिए, जो सॉवरेन कंट्रीज हैं, जब उनका आपस में किसी बात पे इख्तलाफ हो तो वो यूनाइटेड नेशन में जाके डिसाइड हो, वो अमेरिका खुद डिसाइड करने की कोशिश करता है विद द सपोर्ट ऑफ अदर अलाइज यूरोपियन कंट्रीज। ब्रिटेन उनमें अहम एक रोल प्ले जिस तरह आप देखिए क्यूबा का आपने जिक्र किया, कितने अरसे से क्यूबा के ऊपर इन्होंने पाबंदियां लगाई हुई थी, कोई मतलब इंटरनेशनल पाबंदी नहीं। अमेरिका ने उनका इकोनॉमिक जो है ब्लॉकेट किया हुआ था और खुद ही एक दिन उन्होंने डिसाइड किया कि जी अब हम ये खत्म कर रहे हैं। वही ना, उसको वो एक्सप्लॉइट करते हैं ना। हालांकि क्यूबा का और अमेरिका का क्या मुकाबला है, एक इतना छोटी इकोनॉमी, एक छोटा मुल्क जो नेक्स्ट डोर बैठा है इनसे, यानी वहां से आधे घंटे में आप क्यूबा पहुंच जाते हैं। लेकिन इन्होंने उस पर सैंक्शन लगाई रखी पिछले 70 साल 60 साल जब से वहां इनकलाब है। अब मैंने वेनेजुएला की मिसाल दी आपको कि जब से हुगो चावेज़ है, इन्होंने कई दफा उसकी हुकूमत ओवरथ्रो करने की, अगर आप हिस्ट्री हम पढ़ें जो हमने पढ़ी है, क्यूबा के गरीब प्रेसिडेंट कास्त्रो पे सैकड़ों हमले CIA ने करवाए। और आज तो दुनिया में इतना एक्सपोजर हो चुका है आफ्टर विकी लीक, आफ्टर स्नोडन, के आप ये अमेरिका खुद क्या कुछ करता रहा है और क्या क्या साइबर हमले करता है और किस तरह जासूसियां करता है। एडवर्ड स्नोडन ने, जिस तरह आपने जिक्र किया तफसील से विकी लीक से, दुनिया की हर मुल्क की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं वो दूसरे मुल्कों के, सावरन मुल्कों की जो इश्यूज है उनमें इंटरफेयर करती रहती हैं। और इन्होंने, अमेरिका ने तो पिछले 50-55 साल में आप देखें तो कई हुकूमतों के तख्ते उल्टे हैं, कई हुक्मरानों को मरवाया है, कई को किडनैप करके अमेरिका में लाकर उन पे मुकदमा चलवाए। एक सिटिंग प्रेसिडेंट को आपको याद होगा, वो लैटिन अमेरिका के एक छोटे से मुल्क का, उसको निकारागुआ का था कि किसी एक मुल्क का था जिसको उठा कर अभी तक मेरा ख्याल अमेरिकन किसी जेल में पड़ा हुआ है। और नाशारी साहब, हमारे पास वक्त ही कम है, अगले टॉपिक की तरफ बढ़ना पड़ेगा। नाज़रीन, हमारा अगला टॉपिक इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में जो फलस्तीन ने मेंबरशिप के लिए एप्लीकेशन दी है उस हवाले से है। देखते हैं अखबारात क्या लिख रहे हैं, फिर लाशारी साहब का तज्जिया लेंगे। डेली दुनिया की खबर है कि जी आलमी अदालत में शमूलियत, अमरीका का फलस्तीन की इमदाद रोकने का अंदिया, इसराइल ने महसूलात की रकम रोक ली, हमास का हमलों के खिलाफ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में जाने का ऐलान। अखबार ने लिखा है कि आलमी अदालत में शमूलियत के बाद इसराइल के खिलाफ जंगी जराइम की तहकीकात की राह हमवार होगी। दूसरी जानिब इसराइल ने जो महसूलात की करोड़ों डॉलर की रकम है जो फलस्तीन को मिलनी थी वो रोक ली है, जिसके लिए, इसकी वजह से इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स भी क्रिएट होंगी फलस्तीन के लिए। बरतानवी अखबार इंडिपेंडेंट ने भी इस खबर को रिपोर्ट किया। अखबार के मुताबिक फलस्तीन आलमी जराइम की अदालत को इसलिए ज्वाइन करना चाहता है ताकि इसराइल के खिलाफ जंगी जराइम का मुकदमा शुरू किया जा सके। अखबार के मुताबिक ICC इंसानियत के खिलाफ जराइम की तहकीकात करता है और फलस्तीन उम्मीद कर रहा है कि ICC के जरिए इसराइल के जो है वो जंगी जराइम की सजा दिलवाई जा सकेगी इसराइली हुकाम। जी गार्डियन ने लिखा है कि ICC की मेंबरशिप अप्लाई करने के बाद इसराइल की जानिब से फलस्तीन के फंड्स रोकने की फलस्तीनी रहनुमाओं ने शदीद अल्फाज में मज़म्मत की है और इसे इसराइल का एक और जुर्म करार दिया है। अखबार के मुताबिक इसराइल के साथ अमेरिका ने भी फलस्तीन को ICC की रुकनीत लेने के खिलाफ मशवरा दिया है। अमेरिका का कहना है कि इससे सूरत हाल मजीद पेचीदा होगी जिसका फलस्तीन को कोई फायदा नहीं होगा।
तो जी दबे अल्फाज में अमेरिका भी जो है फ़लस्तीन को धमकी दे रहा है यहाँ पे। द न्यूज़ ने रिपोर्ट किया है कि अक़वाम मुत्तहिदा में फ़लस्तीन के सफ़ीर रियाज मंसूर का कहना है कि हम ICC की मेंबरशिप लेकर तमाम फ़लस्तीनी जिनके ऊपर इसराइल ने मुजालिम ढाए, उनका कत्लेआम किया, उनके लिए इंसाफ हासिल करना चाहते हैं। इसके साथ अखबार ने इसराइल की जानिब से हाल ही में गजा में की जाने वाली जहारियत और उसके नतीजे में हज़ारों बेगुनाह लोगों की हलाकत का भी जिक्र किया है। अखबार के मुताबिक कि इसराइल ने ICC से अपील की है कि फ़लस्तीन की दरख्वास्त रद्द कर दी जाए। और जी आखिर में जंग में एक खबर है जिसे आप मुज़ायका खेज भी कह सकते हैं। खबर के मुताबिक इसराइल ने ऐलान किया है कि वो फ़लस्तीनी रहनुमाओं के खिलाफ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में जाएगा। और इसराइली हुकूमत जी के ज़राए के मुताबिक फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास और उनके दीगर साथियों के खिलाफ अमरीका या कहीं और मुकदमा दर्ज करने जो है शुरू करने पर गौर किया जा रहा है। अब समझ नहीं आ रही कि इस खबर पर बंदा जो है क्या हंसे या रोए। जी लाशारी साहब, फ़लस्तीन की बड़ी होप है ICC की उनको मेंबरशिप। कल बान की मून ने भी जो है कुछ दिन पहले इसी हफ्ते के दौरान कहा कि अब 1 अप्रैल से उनको ICC की मेंबरशिप मिल जाएगी। फ़लस्तीनी कह रहे हैं इससे हमको इंसाफ मिलने में मदद मिलेगी। बट डू यू रियली थिंक कि ये जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं ये फ़लस्तीन को इंसाफ दे सकते हैं? अक़वाम मुत्तहिदा तो नहीं दे सकी पिछले 60 सालों में। मैं समझता हूँ कि ये एक बड़ी मज़ा का खेस आपने एक लफ्ज़ यूज़ किया, वो बिल्कुल ठीक बात है। उसकी वजह यह है कि जो वेस्टर्न वर्ल्ड है इसकी जो डबल स्टैंडर्ड है और ये आउटराइटली इजराइल को पिछले कई डिकेड से 60 साल से उसको जो सपोर्ट कर रहे हैं, कभी कभी उसमें थोड़ी सी लचक नजर आती है। वो लचक नजर आने की वजह एक तो ये है कि आपने देखा कि यहाँ का जो पब्लिक ओपिनियन है, पिछले जब इन्होंने गाजा पे अभी हमला किया था तो इंग्लैंड में हर हफ्ते हर सैटरडे को एक मुजाहरा होता था जिसमें हजारों लोग, और एक तो ऐसा भी मौका आया था कि 1.5 लाख से भी ऊपर लोग जमा हो गए थे और मैं उसमें शामिल था जब BBC के खिलाफ उन्होंने मुजाहरा किया था। तो जब पब्लिक ओपिनियन एक सतह पे चला जाता है तो ये अपने लोगों को न्यूट्रलाइज, फिर इलेक्शन आ रहे हैं, यहाँ भी अमेरिका में भी इलेक्शन आ रहे हैं, तो आप कभी कभी देखते हैं कि CIA, पेंटागन और प्रेसिडेंट हाउस जो है उनमें इख्तलाफ है। हालांकि कोई इख्तलाफ नहीं होता, ये उसको बड़े सोफिस्टिकेटेड तरीके से ये जाहिर करने की कोशिश करते हैं कि हमारे इदारे काम कर रहे हैं और हम इंडिपेंडेंस देते हैं। और कभी कभी इजराइल को थोड़ा सा डाउन करने के लिए, जैसा आपने कहा कि यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल जो कोई फैसला अमेरिका की मर्जी के बगैर नहीं कर सकते, क्योंकि यूनाइटेड नेशन फाइनेंस ही अमेरिका करता है, बरतानिया करता है और वो डेवलप वर्ल्ड के मुमालिक करते हैं जिनको अमेरिका लीड कर रहा है, तो उसकी कोई इंडिपेंडेंस नहीं है। अगर उसने ये फैसला किया है तो मुझे यूं लगता है कि ये अलाउ किया इन्होंने कि जो इनके डबल स्टैंडर्ड है उसको कहीं ना कहीं न्यूट्रलाइज थोड़ा सा कर दिया जाए, ताकि दुनिया ये समझे कि यूनाइटेड नेशन अपना फंक्शनिंग कर रही है, ICC अपनी फंक्शनिंग कर रही है। हो सकता है ये कल को किसी जूनियर इजरायली डिफेंस मिनिस्टर को ला के उस कोर्ट में पेश भी कर दें, ये एक पॉसिबिलिटी है। चूंकि अब तक आप ICC का रिकॉर्ड अगर उठा के देखें तो उन्होंने हमेशा फार्मर डिक्टेटर्स को, फार्मर USSR की जो कंट्रीज यूगोस्लाविया, ईस्टर्न यूरोप के ब्लॉक को कभी किसी वेस्टर्न मुल्क के उसको नहीं दी। कितने अरसे से कोशिश की जा रही है कि टोनी ब्लेयर के खिलाफ मुकदमा वाले जाए और जॉर्ज बुश के खिलाफ मिलियंस ऑफ लोग इन्होंने इराक में और मिडिल ईस्ट में मरवा दिए, पर कोई नहीं मुकदमा। मैं उसी तरफ आ रहा था कि आप देखें पिनोशा यहाँ पे आए कुछ अर्सा पहले, हमारा एक MP है जेरेमी कोरबैन, जिसकी बेगम जो है वो विक्टिम थी पिनोशा के, चिली की है वो, और विक्टिम थी वो उसके टार्चर की। पर पिनोशे तो मार्गरेट थैचर के दोस्त थे, ऐसे कैसे यहाँ आए अरेस्ट कर लिए गए वो, बिल्कुल। लेकिन इन्होंने लेबर पार्टी की गवर्नमेंट, टोनी ब्लेयर की गवर्नमेंट, जैक स्ट्रॉ उस वक्त होम सेक्रेटरी थे, इन्होंने विद इन 15 to 20 डेज ब्रिटिश कोर्ट जो मशहूर है अपनी इंडिपेंडेंस और अपने उसको इनके लॉ के मुताबिक उसको अरेस्ट किया गया, चूंकि देयर इज अ लॉ कि जनाब अगर किसी आदमी ने अपने मुल्क में टार्चर किया इंडिविजुअल लोगों को, वो इंडिविजुअल ब्रिटिश सिटीजन है, ये यहाँ रहता है और उसके खिलाफ मुकदमा करे तो उसको पूरी तरह पुलिस की इन्वेस्टिगेशन और वो, लेकिन विद इन 15 days to 20 days ही फ्लोन आउट ऑफ दिस कंट्री। लेकिन उसमें इनकी जो डिबेट हुई थी, जिसको मैं अप्रिशिएट करता हूं, इन्होंने कहा कि हमारे इकोनॉमिक इंटरेस्ट हैं और ये क्लियर किया इन्होंने कि हम, तो इसी तरह आप जैसे कहा आपने कि कभी मैंने वो भी तो देखना है ना कि जो अमेरिका का दोस्त है या बरतानिया का दोस्त है या इजराइल का कोई ऐसा सीनियर लीडर जिसको किया जा रहा, वहां गाजा में वाकई जेनोसाइड किया इन्होंने, फैमिलीज वाइप आउट हुई हैं। मैंने उसके वाकयात सुने, उनके लोग यहाँ पे आए हैं,
तो मुझे यूं लगता है कि ये उसको वाइट वॉश करने के लिए, उसको थोड़ा सा लीवे देने के लिए कि लोगों में एक होप रहे, और चूंकि ये बहुत ज्यादा मिडिल ईस्ट में इंगेज हैं, ये चाहते हैं कि इजराइल का जो वो डिसबैलेंस प्रपोर्शन है उसको किसी हद तक न्यूट्रलाइज करने की कोशिश की जाए। अच्छा, दूसरा ये कि एक तो जो इजराइल ने आगे से बड़ी मुज़ाहिरा खेज बात की कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में हम फलस्तीनी रहनुमाओं के खिलाफ मुकदमा लेके जाएंगे। ये तो उल्टा चोर कुतवाल वाली बात है। इसमें मुझे एक छोटा सा वाकया याद आ रहा है कि पिछले दिनों यहाँ पे घर में एक चोर आया और उसको लोगों ने मारा, तो उस चोर ने कहा अगर आप लोगों ने मुझे ज्यादा मारा तो मैं आपके ऊपर मुकदमा कर दूंगा। तो ये भी वही हिसाब कर रहे हैं कि चोर उल्टा कह रहा है कि मैं आपके ऊपर मुकदमा कर दूंगा। ब्रिटेन में ये आज भी लॉ है कि अगर कोई इंट्रूडर आपके घर में आ जाए तो आप पुलिस तो बुला सकते हैं, उसको मार नहीं सकते, उसको कुछ नहीं कर सकते। और कई ऐसे केसेस हुए हैं कि जो घर का मालिक था उससे इंट्रूडर आया और वो मर गया, उस पर मर्डर का केस चला और उसको जेल हुई। यानी आप अंदाजा करें कि आप अपने घर में, तो यहाँ ह्यूमन राइट का लेवल जो है वो इतना हाई है बाज़ औक़ात। और फलस्तीनी बच्चे मरते रहे उसका कोई ह्यूमन राइट नहीं है। वो अपने शहरियों की, वो जैसा मैंने कहा ना कि मैं देखना हमने ये है कि यहाँ का कोई रूलर, यहाँ का कोई आदमी, वेस्ट के सपोर्टेड कंट्रीज का कोई रूलर आए, कर्नल कदाफी को तो ओपनली एक मर्डर करवा देते हैं, और उन लोगों से जिनका, या सीरिया में आज हाफिज अल असद की जो जेन्युइन गवर्नमेंट है और वहाँ की एक पॉपुलर गवर्नमेंट है, उसको बशार अल असद की उसको ओवरथ्रो करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन दूसरी तरफ ये एक मैं समझता हूँ कि इंटरनेशनल इनका अपना एक मैप है कि सिचुएशन को वहाँ रखा जाए जहाँ रखना चाहिए, और उसमें कभी कभी ये अपना थोड़ा सा शो करते हैं कि हम न्यूट्रल हैं और हम इंडिपेंडेंट हैं और हम ह्यूमन राइट की बड़ी वैल्यू करते हैं, फलस्तीनियों की भी हम। और ये जो काउंटर अटैक आप देख रहे हैं इसराइल का, ये एक किस्म का उसको काउंटर करने का तरीका है कि जब वो मुकदमा चलाएंगे तो ये भी, और फिर उनको नेगोशिएटेड एक सेटलमेंट कर लेंगे कि जी आप भी विद्रा कर लें, हम भी विद्रा कर लें। चलें, ठीक है नाशाई साहब, इस हफ्ते हमारे पास इतना ही टाइम था। बहुत शुक्रिया आपकी आमद का। नाजरीन, अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। के लिए गैर मामूली इकदामात उठाए जाएं, इस तनाजुर में, इस हालात के तनाजुर में ये अदालतें जरूरी हैं। जी वज़ीर दाखिला का कहना। शाही साहब, हम देखते हैं कि 21वीं तरमीम मंजूर होगी, आर्मी एक्ट में जो है तरमीम भी मंजूर होगी, पर उसके बाद मुल्क में आप जैसे दानिश्वर ने एक नई बहस छोड़ दी कि ये अदालतें कितनी मौसर हैं, ये बननी चाहिए थी या नहीं बननी चाहिए थी। ये बहस पहले नहीं होनी चाहिए थी, अब दोबारा ये इस बहस को इस वक्त छेड़ने का क्या मकसद है? पाकिस्तान एक ऐसी सिचुएशन से गुजर रहा है कि वहां कभी किसी मसले पे ओपन डिबेट उस मसले को हल करने से या उसकी तरफ हल की तरफ पेश करने से पहले नहीं होती। हमेशा हम इमरजेंसी में होते हैं, हमेशा हम चैलेंजिंग सिचुएशन में होते हैं, हमेशा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अतर काज़मी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम बरतानवी अखबारात का जायजा, जो हर हफ्ते लंदन से लेकर हम आपके लिए हाजिर होते हैं। प्रोग्राम में हम बरतानवी अखबारात और बरतानिया में पढ़े जाने वाली दीगर अखबारात में शाये होने वाली अहम खबरों का जायजा लेते हैं। और नाज़रीन, इस हफ्ते जो हमने टॉपिक चूज किए हैं वो एक टॉपिक पाकिस्तान में 21वीं आईनी तरमीम के हवाले से है, हमारा दूसरा टॉपिक नॉर्थ कोरिया पे मजीद पाबंदियों के हवाले से है, और हमारा तीसरा टॉपिक जो है वो फलस्तीन की जो दरख्वास्त उसने दी थी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की रुकनीत हासिल करने के लिए, उस हवाले से है। और इन तमाम अहम मौजूद पे गुफ्तगू करने के लिए आज हमने स्टूडियो में दावत दी है जनाब मुश्ताक लाशारी साहब को। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं सर आप? इस तरह कहते हैं सर, पर खबर पे नजर डाल लेते हैं, फिर इंशाल्लाह गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। ईवान में पेश किया, तहरीके इंसाफ ईवान में मौजूद नहीं थी। इसके अलावा अवामी मुस्लिम लीग के सरबरा जनाब शेख रशीद ने भी वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। ईवान में बहस के दौरान बताया गया कि नए कानून के तहत सिर्फ मजहबी दहशतगर्दों को ही टारगेट किया जाएगा। द न्यूज ने नए कानून की मंजूरी के लिए वोटिंग से पहले जो हुकूमत और मौलाना फजल रहमान के बीच में जो गुफ्तगू हो रही थी, उस सिलसिले में लिखा है कि मौलाना फजल रहमान को कायल करने की हुकूमत ने पूरी कोशिश की, पर फिर भी उन्होंने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। अखबार ने लिखा है कि ईवान के इजलास से पहले वजीर आजम ने मेम्बरान को नाश्ते पर बुलाया था और वहां पर उनसे दरख्वास्त की थी कि तमाम लोग इस तरमीम के हक में वोट दें।
जंग के मुताबिक कोई सियासी रहनुमा नहीं चाहता कि मुल्क में फौजी अदालतें बने। अखबार लिखता है कि आसमा जहांगीर समेत दीगर कानूनी और सियासी शख्सियत का कहना है कि फौजी अदालतों का क़याम आइन से मुतसादिम है और फौजी अदालतें इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं कर सकती। इन अदालतों का क़याम हमारे अदालती निज़ाम पर सवालिया निशान है। साने पेशावर की आड़ में अदालती निज़ाम के खिलाफ साजिशें नहीं होने देंगे। जी, ये कहना है कानूनी माहिरीन का। फौजी तरमीम मंजूर होने से एक दिन पहले मौलाना फजल रहमान ने आखिरी मौके पर इसके हक में वोट डालने से इनकार कर दिया था, जिसकी वजह से वोटिंग एक दिन के लिए मौखर हो गई थी। एक्सप्रेस ने लिखा है कि वफाकी वजीर दाखिला जनाब चौधरी निसार का कहना है कि फौजी अदालतें जमहूरियत से मुतसादिम हैं, मगर वक्त की जरूरत है कि दहशतगर्दी से रोजनामा डॉन ने रिपोर्ट किया कि पार्लियामेंट ने 21वीं आईनी तरमीम और आर्मी एक्ट में तरमीम मंजूर कर ली है। अखबार के मुताबिक तरमीम की मुखालफत में कोई वोट नहीं डाला गया, मगर जमात इस्लामी और जमीयत उलमा इस्लाम फजल रहमान ग्रुप ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। डॉन ने लिखा है कि बिल की मंजूरी के बाद ऐवान से वज़ीर आज़म और हिज़्ब इख्तिलाफ के लीडर खुर्शीद शाह साहब ने भी खिताब किया और इसके अलावा अखबार ने उनकी तकारीर की तफसीलात भी जी लिखी हैं। रोजनामा दुनिया ने भी इस खबर को रिपोर्ट किया है। अखबार ने लिखा है कि 21वीं आईनी तरमीम और आर्मी एक्ट में तरमीम मुतफ़क्का तौर पर मंजूर। दुनिया ने लिखा है कि तरमीम के लिए बिल वफाकी वजीर कानून परवेज रशीद ने